सभी को मेरा सलाम. हाय. आई डोंट नो इफ आई शुड से गुड इवनिंग और गुड नाइट, बट हम आ गए हैं वापस एक और एपिसोड में. आप इसे शो बोलना चाहें शो बोल लें, जो मर्ज़ी बोलना चाहें बोल लें, पर हम वापस आ गए हैं पहले इतवार के एक और एपिसोड में, जिसमें हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं सुहेल नैयर. अब बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें फ़िल्मों की रिलेशन में जानते होंगे, फ़िल्मों से ताल्लुक़ है उनका, फ़िल्म लाइन से ताल्लुक़ है और बहुत अरसे से है. लेकिन मैं यहाँ पर उनकी फ़िल्मी करियर, एक्टिंग करियर के बारे में बात नहीं करूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो पूरी बातचीत है, ये जो पूरा सिलसिला है, महफ़िल है, ये उस मुतालिक नहीं है. जिस ताल्लुक़ से है ये, जिस चीज़ से इसका ताल्लुक़ है वो है शायरी, वो है सुखन, वो है एक ऐसी चीज़ जो हम सबको जोड़ती है. तो और मुझे ये पता है कि सुहेल, एंड आई नो ही इज़ हियर, तो मुझे ये पता है कि सुहेल एक बहुत बहुत सुखन पसंद आदमी है, एक बहुत बहुत शायरी से इश्क फरमाने वाले एक ऐसे इंसान हैं. और इसलिए जो है मैं कोशिश करती हूँ कि इस शो पर जो है ऐसे लोग आएँ जो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स से आते हों, जो अलग अलग दायरों से आते हों, लेकिन उन दायरों को वो कुछ वक्त के लिए भूल कर जिस चीज़ से उन्हें बेइंतहा इश्क है उस चीज़ से जुड़कर यहाँ पर बात की जाए. तो आई डोंट नो, एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं, कैंडिड होता है, बहुत सारे और एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं, लेकिन मैं इसको जिस तरीके से समझती हूँ और मैं जिस तरीके से दूसरे इंसान को समझाती भी हूँ वो है कि एक इंसान जिसको मैं यहाँ पर बुलाती हूँ वो कैसा महसूस कर रहा है, और उसके बारे में बात ना करते हुए वो कैसा महसूस कर रहा है उस बारे में हम बात करते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और वक्त जो है वो ज़ाया करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ले आना चाहिए. और पिछले हफ्ते जो है ये हमारा ज़रा डिले हो गया. सुहेल ने पिछले हफ्ते ही आना था. सुहेल मैं पूरा कर लेती हूँ. हाय, कैसे हैं? हेलो, बहुत बढ़िया. आप कैसे हैं? बस करम है आपका, बाकी सबका. अच्छा, तो मैं ये लोगों को बता रही थी कि हमारा ये बहुत वक्त से डिले हो रहा है. हमने ये पिछले हफ्ते करना था, लेकिन हम पिछले हफ्ते इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने इंडस्ट्री के दो बहुत अजीज तरीन लोगों को खो दिया. तो इसलिए हमने सोचा कि शायद मुनासिब नहीं होगा उस हफ्ते करना. सो देन वी आर हियर with a new week, with something new in our hands, in our minds, and Suhail I think would be able to सुहेल, कैसा महसूस हो रहा है मुझे ये बताओ. अपनी बात मत करो, अपने दिल की बात करो. मतलब कैसा महसूस हो रहा है अभी, या इन जनरल कैसा महसूस होता है? दोनों बता दो. अभी तो थक गए हैं यार. अभी तो पूरे दिन मतलब हर चीज से. मतलब वैसे ही मैं काफी नाइलिस्ट किस्म का इंसान हूँ. बहुत सारी चीजें मतलब नहीं बनाती मेरे लिए. ये मतलब वो है ना, दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, फिर भी भाग रहे हैं. तो और मतलब ये ऐसी सोच बहुत वक्त से मैं रखता था, पर फिर मैंने सोचा कि यार इसके दो तरीके हो सकते हैं. या तो मैं ये मोह माया त्याग दूं, या फिर मैं मान लूं कि ये मोह माया के पीछे मैं भागूंगा पर इसकी कोई सेंस नहीं है. तो मतलब होता ना कि झूठ को इतने करीब कर लो कि वही आपका सच बन जाए. तो वही चल रहा है आजकल. वो वाला झूठ अब पूरी दुनिया जी रही है कि ये हमारा न्यू नॉर्मल है. और मतलब ऐसा मैंने अक्सर पाया है कि मैं जैसे मुंबई में एक जगह है मड आइलैंड, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट नुमा लोग रहते हैं सुकून के लिए. मैं जब वहां पे जाता था अपने दोस्तों के घर, तो मुझे बहुत हॉल पड़ते थे कि वो शांति ना ऐसे मुझे खाने को दौड़ती थी. तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे मुंबई का शोर बहुत पसंद है. मुझे जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मुझे वहां का शोर बहुत पसंद है. तो शायद मैं कहीं ना कहीं क्योस में अपने आप को ढूंढता हूँ, या अपने अपने आप को खुद से बहुत करीब पाता हूँ. तो ये वक्त में भी मैं खुद को खुद से बहुत करीब पा रहा हूँ, पर अब थक गए मतलब अब बाहर निकलने का मन है. बाहर निकलने का? और वो बाहर कहाँ मिलेगा? वो रिहाई कहाँ मिलेगी, मुझे ये बताएं. रिहाई तो मिल ही नहीं सकती ना. नहीं मिल सकती, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं. रिहाई तो
जिंदगी का तो एक ही सच है ना जो सबसे बड़ा है, जब वो खत्म हो जाती है, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ इज डेथ। तो रिहाई तो नहीं चाहिए नहीं। इरफान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था, उनसे पूछा था कि आपको 21 तोपों की सलामी चाहिए, तो उन्होंने बोला यार 21 तोपों की सलामी तो तब देते हैं ना जब कोई मर जाता है। हाँ तो मुझे नहीं चाहिए। तो रिहाई तो नहीं चाहिए, पर अब मतलब ये रूटीन थोड़ा वैसा हो गया ना कि अजीब सा स्लीप साइकिल, अजीब सा खाने का कोई टाइम नहीं, वर्कआउट सही से कर नहीं सकते, और Correct. कितनी सेम चीजें सोच लोगे, पढ़ लोगे, काम कुछ हो नहीं रहा, कितना देख लोगे नेटफ्लिक्स। तो अच्छा जैसे कि आई मीन वेरी वेल आर्टिकुलेटेड। एक तो इंसान का ना पहले खुद अपना नजरिया समझना जरूरी होता है, और पूरी जिंदगी गुजर जाती है अक्सर वो पूरा अपना ही नजरिया समझने में, एंड देन कम्स द ऑब्स्टिकल ऑफ making someone else understand what you're feeling, what you're thinking, right? तो जब हम बोलते हैं कि हमारी कोई रिहाई हो नहीं सकती है और हम थक गए हैं, then we also sometimes want the world to understand that, right? बेशक परिवार की बात हो जाए, बेशक किसी की भी बात हो जाए, तो how do you make someone else understand about this, अगर कभी किया हो तो? यार बहुत मुश्किल होती है, मुझे ऐसे जिंदगी में बहुत कम लोग मिल पाए, और बहुत कम में भी बहुत ज्यादा ही मिल गए। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ 5-6 ऐसे लोग आए हैं, अभी भी हैं, जो समझते हैं चीजें। पर मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम भी तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हैं। करेक्ट। कि जो मैं अभी हूँ, मैं वो 5 साल पहले नहीं था। करेक्ट। पर कुछ बेसिक ऐसे हैं जिनको मैं लेके चल रहा हूँ जब से मैं हूँ, कि जब से मैंने होश संभाले तब से मैं उनको लेके चल रहा हूँ। और मैं बहुत ज्यादा इस बात में मानने वाला इंसान हूँ कि हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और एम्बिशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो मेरी पिछले 10 साल में सारी आदतें बदल चुकी हैं। हर मतलब ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, एवरीथिंग, मतलब यार दोस्त सब बदल गए। पर मतलब मोटा मोटी मतलब मेन दोस्त तो वही हैं जो थे पहले भी, पर आसपास सब कुछ बदल गया, पर ना एम्बिशन छूटा, ना हार्ड वर्क करने की आदत छूटी। तो ये कुछ चीजें जो मैं अपने बारे में जान रहा हूँ, और आगे भी जान, मतलब ये कॉन्स्टेंटली आप इवॉल्व होते हो और आप जानते रहते हो खुद को। और इसमें कोई आपको खुद ब खुद समझ जाए तो समझ जाए, आप किसी को बोल के समझाओ तो आप तो समझा ही नहीं पाओगे, और वो इंसान समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है सब बदल रहे हैं। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एब्सोल्युटली। तो ऐसे लोग आपके साथ होने चाहिए जो बेसिक आपका समझते हैं, और फिर इट्स अ लीप ऑफ फेथ, फिर वो आपके साथ रहें कि डूबो तुम भी संग मेरे या थामो मेरा हाथ, वैसी वाली बात है। करेक्ट। वाह मजा आ रहा है। ये मजे वाली महफिल है, अभी एक घंटा अभी है हमारे पास पूरा मजा करने के लिए। बहुत तो बढ़िया। तो अच्छा मुझे ये बताओ, ये ना मैं मुसलसल अपने खुद से भी बहुत सोचती हूँ, पूछती हूँ, और ये मैंने बहुत लोगों से सोचा है, पूछा, बहुत लोगों को बोला है कि आप इसके बारे में सोचें। मैंने पूछा है उनसे कि हमें हमेशा से ना दो एंटिटीज दी गई हैं कि आर्टिस्ट जो होगा वो अलग होगा, इंडिविजुअल जो होगा वो अलग होगा, राइट? जो आप इंसान हैं और जो आप कलाकार हैं, फनकार हैं, ये दो बहुत मुख्तलिफ, दे वेरी डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो आर यू एबल टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, और या ये कहीं जाकर इनका कोई सामंजस्य, कोई आलिंगन हो जाता है? यार इनका आलिंगन तो रहता ही है, इनको एक दूसरे से अलग करना। अब मैं ये हर इंसान के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि हर कोई इंसान जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करता है, नो ऑफेंस, वो सब हर कोई आर्टिस्ट नहीं, कि आपको सक्सेस बहुत ज्यादा किस्मत से भी मिलती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कईयों की फैमिली, उसमें उनका फैमिली बिजनेस है, और वो लोग ओवर टाइम निखरते हैं। पर आप जब आर्टिस्ट होते हो तो यू आर डूम्ड फॉर लाइफ। आप महसूस ज्यादा करते हो, आपको दुख बड़े होते हैं। अगर आप किसी से एम्पैथाइज कर जाओ तो आप उसके दुख को इतना अपने अंदर बसा लेते हो कि आपको लगता है यार ये तो जिंदगी उजड़ गई। बिल्कुल। तो आर्टिस्ट होना एक तरीके से बहुत बढ़िया काम भी है और एक श्राप भी है, कि आपको बहुत कुछ महसूस करना पड़ता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, फिर उसको आपको एक आउट ढूंढना पड़ता है।
कि क्या आप लिख दो, क्या कुछ पेंटिंग कर दो, क्या कुछ गाना बना दो उसका, और वही लोग करते रहते हैं। पर आर्टिस्ट तो उसको खुद से अलग करना, कि आप काम में वो चीज कर सकते हो कि मैं जिस तरीके का आर्टिस्ट हूँ, शायद मेरे पास काम की वैसी चॉइस ना आए, शायद मैं काम कुछ और करूँ, कि हो सकता है मैं आउट एंड आउट कुछ बहुत ही कमर्शियल चीज करूँ जिसमें मैं एज एन आर्टिस्ट बिलीफ नहीं रखता, वो एक अलग चीज है, उससे मैं एक इंसान को और एक आर्टिस्ट को अलग कर सकता हूँ। बट अपनी जिंदगी से मतलब जब मैं इतना कुछ फील करता था, तभी मैंने पहचाना कि शायद मैं आर्टिस्ट हूँ। क्योंकि जब मैं ऐसे करता हूँ तो मेरा ये चीज करने का मन करता है, कि मेरा मन करता है कि मैं ये गाना चला दूं और मैं कमरे में आंख बंद करके बस झूमता रहूं 15 मिनट जब तक ये गाना चले, और जब वो गाना खत्म होगा तो मेरी आंखों में आंसू होंगे, तब मुझे कुछ एहसास होगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ क्या। तो इन चीजों को अलग करना बहुत मुश्किल है। और ये मदन मोहन साहब ने भी बोला था एक बार, मदन मोहन जो ग्रेट कंपोजर थे, कि भगवान ने आर्टिस्ट को कुछ ज्यादा इमोशनल बनाया है। तो ये वैसी वाली चीज है, थोड़े बड़े दिल के साथ बना दिया है। but it gets very very difficult sometimes I feel। बहुत बोझ भी लगने लग जाता है कई दफा, और इसलिए मैं तो समझती हूँ कि अब मुझे अगर बोल दिया जाए कल को कि आप कैमरे के सामने खड़े होकर आपको एक्टिंग करनी है, आपको किसी और की जिंदगी अपने हिसाब से अदा करनी है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी यार। आई डोंट हैव इट इन माई सेल्फ। मैं सिर्फ लिख सकती हूँ और लिखकर मैं उस चीज को बयां कर सकती हूँ, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट एन एक्टर इज अ वेरी 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 करेजियस पर्सन। क्योंकि वो इतनी सारी जिंदगियां अपनी एक जिंदगी में जी लेता है कि शायद कुछ बचता ही नहीं है। सो आर यू इन अ स्टेट जहां पर आप तुम्हें लगता है कि तुमने इतनी जिंदगियां जी ली हैं अभी कि उसकी वजह से तुम थक गए हो, या तुम अपने क्राफ्ट में थक गए हो, या एज एन इंडिविजुअल? नहीं नहीं नहीं, मैं क्राफ्ट में तो बिल्कुल नहीं थका। मेरी तो अभी भूख ही नहीं, मतलब अभी तो मतलब हुआ ना कि स्नैक्स से पहले जो पापड़ खीरा दिया जाता है, अभी तो मेरे साथ वही हुआ है। कि अभी मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट मुझ में जितना पोटेंशियल है उसका तो मैं अभी भी नहीं खर्च कर पाया हूँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज, कंपटीशन, किस्मत, ब्ला ब्ला ब्ला। बट क्राफ्ट से तो मुझे नहीं लगता मैं मरते दम तक थक सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ इतना ब्यूटीफुल है जो मुझे ना मेरे होने का एहसास दिलाता है। और लाइफ में ये एहसास बहुत कम जगहों पे हुए हैं, मतलब वो जब माता पिता के साथ होते हो तब होता है, या आप जब बहुत प्यार में होते हो और जब आप प्यार को देख लेते हो, तो वो कुछ मोमेंट्स होते हैं जब आप उसको निहारते रहते हो और आपको कुछ नहीं पता होता आप क्यों देख रहे हो। और जब आप एक्टिंग कर रहे हो कि एक अच्छा शॉट आपको फील होता है कि यार आपके अंदर कुछ ना केमिकल रिएक्शन हुआ है, कुछ तो अंदर चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है, अचानक हर कोई अच्छा लग रहा है। सो क्राफ्ट से तो नहीं थक सकता, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि ये भूख के लिए सही डाइट मिलनी शुरू हो। और इंशाल्लाह जरूर। अब लॉकडाउन खत्म हो तभी हमारी डाइट शुरू होंगी ना, यही तो दिक्कत आ रही है। आई एम सॉरी, मैंने नीचे सवाल देख लिए, तो निम्रत कौर जी बोल रही हैं, प्लीज से माय नेम सर। हाय निम्रत जी। इट्स नॉट योर बर्थडे आई नो, बट हाय। अच्छा, तो हाँ, तो जैसे कि हम प्यार की बात कर रहे थे, और मैंने तुम्हारी स्टोरी भी देख ली, तुम्हारी टी शर्ट भी देख ली। अच्छा, तुम भी दिखा दो सबको, अभी दिख नहीं रही ना। क्या लिखा है सबको बता दो, जिनको नहीं पढ़नी आती उर्दू। अरे पढ़नी तो मुझे भी नहीं आती। नहीं आती? नहीं, उर्दू नहीं पढ़नी आती। अच्छा, चले हम कोई ट्रांसलिटरेशन में पढ़ते हैं, हिंदी में लिखा हुआ पढ़ते हैं। ट्रांसलिटरेशन में। तो ये लिखा है इश्क। तो इश्क देखो लिखा मेरे साथ आपको ऑनेस्टी तो बहुत मिलेगी, जो चीज मुझे नहीं आती वो नहीं नहीं, आती। ठीक है। मैं वो बोल भी दूंगा, बता भी दूंगा, जहां पर मैं कई जगहों पे आप एक नकाब ओढ़ लेते हो कि मैं रूमी की लाइफ से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, पर किताबें मैंने शायद 3 ही पढ़ी हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ज्यादा जगह पे कोट भी नहीं करता, क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं है जितनी बाकी लोगों को हो। पर हाँ, प्यार है, रूमी का प्यार मैं समझता हूँ। पर वही तो है ना कि इश्क प्यार की बात ही यही होती है कि उसमें जो है आपको जहानत नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें आपको जो दिल अता किया गया है, जो दिमाग है आपके पास, वही काफी होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगला सवाल यही है, क्योंकि हमने इश्क, प्यार, मोहब्बत की बात की है, तो किस चीज से, किस शख्स से, किसी भी शख्स से हुआ है
हाँ हुआ है यार, मतलब प्यार तो हुआ है। प्यार तो वो तो ऐसी चीज है कि अलग अलग सूरतों में, अलग अलग लम्हों में, अलग अलग लोगों से हुआ है। पर जो प्यार इश्क बन गया, शायद वो लाइफ में एक ही बार हुआ। एक ही बार हुआ है। हाँ, क्योंकि फिर वो जो इश्क का पर्पस जो होता है वो मुझे एक ही बार समझ में आया कि जो इतना, जो जैसे बुल्ले शाह भी बोलते थे कि गलताइयों मुकनी जब मैं नू अंदरों मुकाई है, कि जब आए आपके अंदर से ईगो खत्म होती है तभी बात बनती है। तो ईगो खत्म होना क्या होता है, वो मुझे शायद प्यार में एक ही बार समझ में आया। और बहुत टैक्सिंग होता है यार कि प्यार का मतलब, अगर मैं सही मायने में बोलूं तो इश्क का जो मकसद है जिंदगी में वो होता है कि आप आज तक जिस भी चीज को लेकर चल रहे हो, जिस भी चीज को आप मैं बोलते हो कि ये मेरी सोच है, ये मेरी चीज है, ये मेरा म्यूजिक है, इन चीजों से मैं बनता हूँ। उन सबको तोड़ के, उस खाके को तोड़ के एक नया सेल्फ बना लो। करेक्ट। तो ऐसा मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जिंदगी में एक ही बार हुआ, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि वो कुछ बहुत रूहानी चीज थी। बहुत रूहानी चीज थी कि एक वक्त के बाद उस इंसान की भी जरूरत नहीं थी जिसके लिए, जिसको आपने, अगर सच बोलूं तो खुदा बना दिया था। कि आज अगर मैं लिखना शुरू हुआ, अगर मैं कोई कुछ चीजों को बहुत ज्यादा किसी और इंसान का पर्सपेक्टिव बहुत आसानी से और बहुत गहराई तक समझने लगा, और ये आपका रिकनेक्टिंग हो गया था। अगर मैं किसी और इंसान का पर्सपेक्टिव बहुत गहराई से समझने लगा और बहुत आसानी से समझने लगा कि हाँ यार, अगर किसी ने गलत करा है मेरी नजरों में तो वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो सब उसी इंसान की बदौलत, जिसके बाद मतलब उसकी जरूरत भी अब महसूस नहीं होती कि उसने इतना कुछ सिखा दिया, इतना कुछ दे दिया वो इश्क के वक्त में। और आप बहुत ज्यादा मुतमईन हो जाते हो, आपको लगता है कि यार आपने ना वो जी लिया कि अब जो होगा, अब कुछ नया होगा, और आप उसके लिए अभी रेडी हो या आगे रेडी हो गए, आप उससे एकदम कंटेंट रहते हो कि सही है, सही है। और मुझे ऐसा, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं और खुश होते हैं, मेरी यही दुआ होती है इनको इश्क ना हो जाए एक दूसरे से, कि जब तक, क्योंकि रिलेशनशिप कंडीशनल होते हैं कि आपको इतना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मैंने आपके लिए 50 किया, आप 52 तो करो, कि ये सब कुछ रिलेशनशिप इस मतलब जैसे पार्टनरशिप होती है, इट्स अ यूनियन, इट्स अ कंपेनियनशिप। पर इश्क तो अनकंडीशनल है ना, माँ का बच्चे वाला, कि जैसे एक डिवोटी एक जायद अपने खुदा से करे, तो आप तो फिर तो फंस जाते हो, फिर तो आपको होता है यार तू जो भी कर ले हम तो यही हैं। तो वो बहुत खतरनाक चीज होती है, और लकी रहे हैं वो लोग जो इसमें से निकल गए और सही सलामत निकल गए, मीर तो पागल हो गए थे। तो क्या जो तो होकर गुजर जाए वो इश्क है या नहीं है? क्यों नहीं है, है? क्यों नहीं, इश्क तो अंडरटोन है ना, वो तो आपने महसूस कर ली कि वो, जैसे अगर आप कोई गाना सुनते हो जो पीछे एक बेस बजता रहता है ना पूरे गाने में, जिसकी ट्यून नहीं चेंज होती, वो धुम 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 धुम, वो तो इश्क है। वो आपने एक बार महसूस कर लिया, वो तो कर लिया, बाद में आप आगे बढ़ जाओ, उस इंसान को भूल जाओ। कि कई बार होता है ना कि अब इतनी सूरतें आप देख लेते हो, इतने साल गुजर जाते हैं, आप किसी की चेहरे का नक्शा भी नहीं बना पाते, कि आप भूल जाते हो कि अच्छा जो तिल था वो इधर था कि इधर था, फिर आपको फोटो देखनी पड़ती है। और इसीलिए बटालवी साहब ने वो बोला ना कि जब इश्क के हत्थे चढ़ गए हम, तो हम मोल कर बैठे तस्वीरों का, इससे पहले तो हमें लगता था कि कोलाज ही तो है कलर्स का। करेक्ट। तो मतलब अगर आपने एक बार भी महसूस कर लिया, अगर आपने वो चीज 5 दिन के लिए भी महसूस कर ली, तो आपको मतलब आपको और कुछ चाहिए नहीं होता। कि मुझे नहीं लगता मुझे किसी भगवान की जरूरत है जिंदगी में, कि मेरे पास मेरे माता पिता हैं, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, और मेरे पास वो जो इश्क में जिसको खुदा बना लिया था, जो वो डिवोशन देने की जो क्षमता है, मुझे वो समझ में आ गई थी कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ।
तो उसके बाद तो फिर वो वाली एनर्जी आप काम में डालो, वो वाली एनर्जी आप लाइफ रीस्टार्ट करने में डालो, तो आपको समझ आ जाता है। और किस्मत में मानते हो? किस्मत में यार मैं मानता नहीं हूँ, पर है ही ना। अच्छा, किस्मत मानो तो नहीं है। पर है, मतलब माना मतलब हुआ है। मतलब मैं मानना ना भी चाहूं तो भी सामने एग्जांपल्स आ जाते हैं। क्योंकि पर जैसे मैं किस्मत में मानता हूं, पर मैं ये नहीं मानता किस्मत कैन बी कंट्रोल्ड और नेविगेटेड। कि मैं मानता हूँ किस्मत अगर है तो वो टोटली रैंडम है। अच्छा। कि वो उसका कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती, वो बस है। इट्स क्योंकि लक है ना, इट्स जस्ट प्योर कोइंसिडेंटल लक। तो किस्मत में मैं मानता हूँ, पर मैं अपनी प्रिपरेशन में भी मानता हूँ कि आप प्रिपरेशन पूरी रखो, प्रिपेयर करके हारोगे तो ज्यादा दुख नहीं होता। नो, that's true. और किस्मत से रिलेटेड एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल सा कॉन्सेप्ट है, एंटिटी है, जिसमें लोग मानते हैं नहीं मानते, खुदा है, भगवान है। उसका क्या सीन है? यार खुदा तो इश्क है। If you can love, then you don't need any God. वही तो ये तुम्हारा खुदा है। मतलब प्यार करो, और तुम कोई भी किताब किसी भी रिलीजन के उठा के देख लो, वो यही सिखाते हैं कि दूसरे इंसान से प्यार करो। और ये कोई नहीं समझ पाता। सब में होता है कि यार मैं जो मानता हूँ ना वो सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारा जो खुदा है वो खुदा मेरे खुदा से छोटा है। बिल्कुल। तो ये तो बेवकूफी है। मतलब अगर अगर खुदा होगा, उनके खुदा ऊपर बैठ के हंसी रहे होंगे कि यार ये देखो क्या बनाए हमने। पर मैं मानता हूँ कि इश्क से बड़ा, प्यार से बड़ा कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। कि चाहे, क्योंकि ये वही वाली बात है ना, चाहे राधा कृष्ण आप एक सांस में बोलते हो, पर जब प्यार की बात आती है आप मीरा का नाम लेते हो। बिल्कुल। कि मीरा के कृष्ण, प्यार हो तो ऐसा हो। तो इट्स बहुत आसान चीज है यार। और भगवान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही अनकंडीशनल लव के। माँ बाप जो अपने बच्चों से जैसे प्यार करते हैं, वो फीलिंग कहाँ से आती है? वो जो फीलिंग है ना, वो बहुत पाक चीज है। वो होता है, मतलब वो है तो क्या ही खुदा चाहिए ना। क्या 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 बिल्कुल। कोई कैसे कर लेगा? सामने बैठा है खुदा। तो पता नहीं लोग किन चीजों में फंसे रहते हैं। मैं इतना हर्ट होता है मेरे को देख के, ये जो हिंदू मुस्लिम का होता है, इंडिया पाकिस्तान का होता है। इट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड कि इट इज पॉलिटिक्स। बिल्कुल। लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि न्यूज पे आप देख रहे हो कोई एक एजेंडा के साथ, प्रोपागेंडा के साथ आपको न्यूज दिखा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं 30 साल का हूँ, मुझे चीजें समझ में आ जाती है, और मुझे तब से समझ में आ रही है जब मैं 21 साल का था। ये बड़े बड़े लोगों को, इतने बुद्धिजीवियों को समझ नहीं आता। समझ तो सबको आता है, लेकिन वही है ना कि दिमाग होने में और ज़हीन होने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वही है, नॉलेज और विजडम के बीच का फर्क है। वो सफर अगर आपने तय कर लिया तो कर लिया, और बहुत आसान है यार। मतलब पूरी राजनीति एंड पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ दीज गेट इन्वॉल्व एंड गेट्स डर्टी। मैं तो ये मानती हूँ कि भाई अगर किसी भगवान को ना मानो और सिर्फ बुल्ले शाह को मानो भी मत, सिर्फ पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो। मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे जो कुछ टहंदा, पर किसी दा दिल ना टाई, रब दिलां विच रहिंदा। पर कोई समझने को तैयार नहीं है ये बात। दैट्स द ट्रेजेडी। और इसलिए हम इस तरीके की बातचीत इंटरनेट पर कर रहे हैं। आई वुड ऑलवेज हैव दीस कन्वर्सेशंस इन प्राइवेट, क्योंकि इसकी सैंक्टिटी ही जो होती है वो प्राइवेसी में होती है। लेकिन लोगों तक पहुंचाने का वो जो सिलसिला है वो कहीं तो शुरू होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी इन चीजों से बहुत ज्यादा कतराता था। मैं भी अपने दिल की बात ज्यादा जगहों पर बताता नहीं हूँ, क्योंकि एक तो किसी ने सुननी नहीं है, और कोई फायदा नहीं है। और मतलब क्या ही करना ना, मतलब क्यों ही बताना। मैं जो मानता हूँ मैं वो मानता हूँ, आप जो मानते हो आप वो मानो। बस प्यार कर लो मुझसे, मैं आपसे कर लूंगा। नफरत मत करो।
तो बहुत बेसिक चीजें हैं कि बड़े बड़े शायर जो मतलब अगर बुल्ले शाह की भी बात करो बहुत बेसिक बातें हैं। मतलब वो यही बोल रहे हैं ना, किसी का दिल मत तोड़ो क्योंकि दिलों में खुदा है। ये वही वाली बात आ जाती है कि क्या खुदाई, जैसे मैंने एक चीज लिखी थी और बहुत ही मतलब ऐसे कुछ बड़ी क्लीशे टाइप की है, वो कुछ ऐसा था, अभी मेरे को पता नहीं याद भी है नहीं, मैं बोलता हूँ कि इश्क में खुदा, इश्क में राम, खुदा ही इश्क, इश्क ही राम। अब बताओ, अब बोलो, खुदा को इश्क कहूँ, नहीं माय बैड, इश्क को खुदा कहूँ कि खुदा को कहूँ राम। क्या बात है, क्या बात ये इतना टंग ट्विस्टर था, मैं खुद भूल जाता हूँ। नहीं, बट टंग ट्विस्टर चीजें ही जो होती है वो दिल में घर कर जाती हैं। तो हाँ, अच्छा ऐसी बातें करके ना मुझे अपने सवाल जवाब सब भूल जाते हैं। अच्छा तो मैं सवाल नहीं करूंगी कुछ भी। अच्छा मेरे लिए ना ये बड़ी ट्रेजेडी है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई सवाल नहीं रखे। अक्सर मैं सोच कर रखती हूँ कि मैं इंसान से क्या पूछूंगी, पर पता नहीं मैंने क्यों नहीं रखे। पर हाँ, पर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि तुमने बात की कि कोई ऐसा लम्हा था, कोई ऐसा मोमेंट था जब तुम्हें रियलाइज हुआ कि हाँ कला जो है कुछ है, आर्ट इज समथिंग। सो डू यू रिमेम्बर कि वो मोमेंट, वो लम्हा कौन सा था, या नहीं उसका कुछ इल्म-गुमा? हाँ मैं तो पहले यार, नीचे मेरे को बहुत सारे लोग बहुत प्यार भेज रहे हैं। अपार शक्ति पाजी, आई लव यू, थैंक यू सो मच। मैं ये भी करता रहूं, लोग आए हुए हैं यहाँ पर, ये भी करता रहूं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर मैं उनके लाइव पे कुछ बोलूंगा, मेरे को जवाब नहीं देंगे। नहीं ये जो है ये YouTube पर जाएगा तो वहां पर भी तुम लोग कमेंट कर लेना और भेज देना सुहेल को। तो ऐसा मुझे ट्रेनिंग के दौरान ही लगा था, मैं जब FTII में था, ऐसा मुझे तभी महसूस हुआ था कि आर्ट कुछ है जो कुछ इन सब से बहुत बढ़कर है। कि आपको कुछ महसूस करना, उसको प्रोजेक्ट करना, अलग अलग चीज है ना, कि कई बार आप अपने लिए कुछ करते हो, कि मैं अंदर ही अंदर कुछ कि एक प्रोसेस है, एक मेरी एक्टिंग एक्सरसाइज थी, सीन वर्क था उसमें। मेरा कुछ ऐसा सीन था, मैं कमरे में बैठा था और मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और कुछ ऐसे कुर्सी थी और हमने रिकॉर्ड किया था, बाद में मैंने देखा था, ये ऐसे कुर्सी थी, मैं ऐसे बैठ के उसको देख रहा था बाहर और पीछे कवाली चल रही थी। अच्छा। और एक दूसरे एक्टर ने एंटर करना था और मुझे बुलाना था, और जो हमारी मैम थी सोनाली हर्टिकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स एवर, उन्होंने उस एक्टर को आने ही नहीं दिया, क्योंकि पता नहीं मेरी बॉडी में उस टाइम क्या हो रहा था। वो कवाली 20 मिनट चली और 20 मिनट तक उस एक्टर की एंट्री नहीं होने दी और मैं बस बाहर देख रहा था। आई स्टार्टेड बाइटिंग ऑन द चेयर, आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वाज़न्ट हाउलिंग, पर आंखों से आंसू निकलने लग गए और मैं कहीं अलग ही दुनिया में खो गया। और फिर जब उसकी एंट्री हुई तो मैं कोई और ही इंसान था उससे कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार जिस चीज को मैं आर्ट समझता हूँ या एक्टिंग समझता हूँ वो इस सबसे बहुत बढ़कर है, वो बहुत तपस्या से आएगी। तो उसको पाने की चाह में, और मतलब वही मेरा क्वेस्ट है कि कोई चीज, कोई दूसरा इंसान इस हद तक अपने अंदर ले आओ कि आप भूल ही जाओ आप कौन हो, कि तब देखो क्या निकलता है। और फिर अगर आप फिल्म एक्टिंग कर रहे हो तो उसमें आपको अवेयरनेस भी चाहिए, आपको एक मार्क पे आना होता है, आपको लाइट कैच करनी होती है और आपको एंगेजिंग भी बनना होता है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अंदर बहुत कुछ महसूस कर रहा हूँ, किसी को दिखे ना तो उसका कोई फायदा नहीं। तो ये सब क्वेस्ट जो चल रहे हैं, ये पूरी जिंदगी ले लेगा यार। मतलब ये ऐसी चीज तो है नहीं कि 2-3-5 साल में सीख जाओ। कि आई थिंक जब 40-50 साल के आप हो जाओगे तब आपको लगेगा कि यार अब मुझे ना थोड़ी समझ आ रही है कि क्या है आर्ट, क्या है एक्टिंग। तो तब तक अगर मैं उस राह पे ही भाग रहा हूँ तो मेरे लिए गनीमत है। बहुत खुशकिस्मत होऊंगा मैं। बहुत बहुत खुशनसीब है हम लोग जो कला की खिदमत में कुछ भी किसी भी तरीके से बैठ पा रहे हैं यार, क्योंकि बिकॉज नॉट मेनी पीपल गेट दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन हर इंसान में एक कलाकार जो होता है वो छुपा होता है, बस उसे निखारने की, उसे निकालने की हर किसी की किस्मत में वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, वो मौका नहीं रहता है। तो
अब अपॉर्चुनिटी की बात हो गई तो मैं पूछना चाहती हूँ कि शायरी, गजलें, नुसरत साहब, ये सब कब आए जिंदगी में? नुसरत साहब तो बचपन से ही थे। बचपन से। बट व्हाट इज व्हाट देयर हैज टू बी बैक स्टोरी। किसी से तो बैक होने के स्टोरी लिए तो एक वो होता है कि जैसे हम अपने माँ बाप की जमीन हमारे नाम हो जाती है ना उनके इंतकाल के बाद, ऐसे ही ये होता है कि उनकी जो ख्वाहिशात होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, वो भी हमारे जिस्म में उन्हीं से आते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो आई वांट टू नो व्हाट योर स्टोरी इज। नहीं, मेरी मम्मी को तो पसंद ही नहीं। अच्छा। मतलब मेरी मम्मी ने अभी मुझे रिसेंटली बोला कि मुझे ना कवालियां बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा अरे जाओ, जब मैं बजाता हूँ आप बंद कराते रहते हो। तो कहती नहीं, मुझे उर्दू में अच्छी लगती है, मुझे पंजाबी में नहीं अच्छी लगती। अच्छा। मैंने कहा पंजाबी से अच्छी जुबान नहीं है कोई, कैसी बातें कर रहे हो आप। बट आई थिंक यार जब मैं छोटा था मैं तभी कुछ ऑफ था कि हाफ टिकट के सीन्स की इमिटेशन करता था मैं, किशोर कुमार की मिमिक्री करता था मैं। और बचपन में मैंने कुछ 8th स्टैंडर्ड में 13 इयर्स का था मैंने किशोर कुमार डिस्कवर किए थे कि उस टाइम घर पे नया नया कंप्यूटर आए थे तो कंप्यूटर इंजीनियर कुछ गाने डाल गया था। तो उस टाइम विनैम्प का जमाना था वो, और विंडोज मीडिया प्लेयर। तो उस पे मैंने कुछ पुराने गाने सुने और मेरा तो दिल ऐसे हो गया कि वाह यार ये क्या म्यूजिक है। तो और फिर पता चला पापा को रफी पसंद है, फिर रफी सुनना शुरू किया। पर नुसरत साहब आए थे मेरे ब्रदर की वजह से, बिकॉज मेरे भाई 6 साल बड़े हैं मुझसे। तो जब मैं 8th में था तो वो अपने कॉलेज में थे, तो गाने आए थे। इवन उससे भी जब मैं छोटा था हम लोग स्कूल जाते थे साथ में, तो वो गाड़ी चलाते थे, तो नुसरत साहब का बल्ली साहू के साथ रीमिक्सेस आए थे, आफरीन, किन्ना सोना। तो वैसे नुसरत साहब लाइफ में आए। बट FTI में मैंने रीडिस्कवर किया कि वो ऐसी चीज है ना कि हाँ आपने सुना नुसरत, आपको पता है नुसरत क्या है, पर ये रियलाइज करना कि यार वो आदमी गाता नहीं है, वो बजता है। ही इज एन इंस्ट्रूमेंट, ही कांट गो रॉन्ग कि वो साज वो ये बजाते हैं तो यही होगा, कि वो कुछ और ही है। और वैसे नुसरत साहब मेरी जिंदगी में आ गए, और जब हम इश्क में पड़े तो फिर तो वो सब कुछ ही बन गए कि मैं तो ये बोलने लग गया था कि मेरे लिए इश्क ही खुदा है और नुसरत साहब की आवाज खुदा की आवाज है। क्योंकि उससे मैं जितना कनेक्ट करता हूँ, वो एक ऐसी आवाज है दुनिया में जिसको जब मैं एक बार सुन लेता हूँ तो मैं जहां पे भी होना चाहूँ मैं ट्रांसेंड करके उस जगह पे पहुंच जाता हूँ, कि मुझे वो कहीं और ले जाते हैं। मेरे लिए वो मेडिटेशन है उस आदमी को सुनना। कि वो बहुत बहुत ही अलग, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं कवालियां सुनते हुए। तो नुसरत साहब ऐसे आए। शायरी तो मैंने पूरी जिंदगी अवॉइड की थी कि मैंने ओहो मतलब आई यूज्ड टू हेट पोएट्री। और मेरा ऐसा होता था कि यार पोएम यार ये नहीं हो सकता, मतलब क्या कपलेट्स लिखे आप उनको पढ़ो और बोलो। तो स्कूल टाइम में आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, मेरा पहला प्यार स्कूल का, उसके लिए मैंने एक शायरी लिख दी थी। तो अच्छा। और वो बच्चे की शायरी थी, दूर होकर भी तू है मेरे पास में, अलग होकर भी तू है मेरे साथ में, मुझे ढूंढना है अगर एक बार आईना देख लो, मुझे पाओगी तुम अपने आप में। तो बचपने में ऐसे एमेच्योरिश चीजें लिख दी। और फिर FTI में हमारा पोएट्री सेशन हुआ, हमारी वर्कशॉप हुई, पोएट्री वर्कशॉप। मैंने कहा ये तो नहीं अटेंड करूंगा मैं, पोएट्री नहीं हो पाएगी। फिर टॉम ऑल्टर साहब आए हमारी वर्कशॉप लेने। उन्होंने बोला, और उन्होंने पोइट्स की हिस्ट्री, अपने फेवरेट पोइट्स ऐसे ऐसे करने लग गए। तो उन्होंने बोला आप एक एक पोइट चुन लो और आप फिर हम रेसिटेशन करेंगे, तो हम परफॉर्मेंस करेंगे पोइट्री की, किसी एक पोम की। तो मैंने कहा ठीक है करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा गालिब है ना सबसे फेमस, मैं गालिब लेता हूँ। तो मैंने गालिब लिया और फिर गालिब पढ़ा कि ये वो वाली चीज है कि एक नासमझ इंसान की सबसे फेवरेट चीज शुरुआत हुई उसकी गालिब से। तो जब मैंने
एक्चुअली में हजारों ख्वाहिशें ऐसी, एक्चुअली में मैंने दिल नादान पढ़ी और मैंने दिल नादान परफॉर्म की थी तब। अच्छा। तो आई वाज ब्लोन अवे यार, ये तो कुछ बहुत ही बढ़िया चीज है। और फिर और पहले मैं सिर्फ मास्टर्स ही मैंने डिस्कवर किए थे बिना जाने समझे कि मैं तो फैज पे भी बहुत लेट आया था। मतलब मैं लाइफ में फैज पे आया हूँ कुछ 2014 में। तो उससे पहले मैं मीर और गालिब ही पढ़ता था और ऐसे होता था कि मोमिन का कुछ निकाल लो, दाग देलवी का कुछ निकाल लो। पर फिर लाइफ में फैज आए और फिर तो ऐसे हो गया। फिर जब मैं एक्चुअली में प्यार आया लाइफ में, तब मुझे लगा यार जो कुछ मैं फील करता हूँ ना, ये सब कुछ मैं बता नहीं पाता। तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। और मेरी अचानक से ना मेरा बोलना ही बहुत ज्यादा, आज की भाषा में बोले तो फिल्मी हो गया था, जो कि फिल्मी नहीं होता था। मैं सबको बोलता था इट्स नॉट फिल्मी, इट्स आई कैन जस्ट आर्टिकुलेट व्हाट आई एम फीलिंग, इट इज नॉट फिल्मी। बिल्कुल। तो वही सब चलने लगे कि मुझे एक ऐसे मतलब ऐसे मुझसे शायरी निकलने लगी कि उन्होंने बोला मुझे कि कुछ बोलो। मैं बोलूं यार क्या बोलूं, कि अल्फाज तो मिलावट हैं, जहन से जुबान तक आते आते लफ्ज मैले हो जाते हैं। एंड शी वाज लाइक वाओ। मैंने कहा ओह ओके। So then she was like, you should write. Then I started writing. तो वहां से ये चीज आई और मैं your महबूबा told you कि you should start writing. Right. अच्छा जी, ओके। तो उन्होंने सजेस्ट किया मुझे आज से 5 साल पहले कि लिखो। तो फिर मैंने लिखा और जब लिखना शुरू किया था तो टाइटल भी उसका मैंने वही डाला था कि 2 स्लीपलेस नाइट्स, रातों को बैठ के मैं लिखता था कि याद में, क्योंकि हमारी बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप का रिलेशनशिप था, मुलाकात हो नहीं पाती थी कि इट वाज वे लॉन्ग डिस्टेंस, कंट्रीज में बहुत सारे मीलों का फासला था। तो जितना कुछ महसूस करते थे उतना, मतलब फोन पे भी लिमिटेड बातें होती थी। और वो ऐसा था यार, मेरे जैसा आदमी जो इतना प्रैग्मेटिक है चीजों को लेके, वो ऐसे कैसे फंस गया यार, लॉन्ग डिस्टेंस, महीनों महीनों मिल नहीं सकते। तो देन आई थिंक उस चीज का पर्पस ही लाइफ में मुझे मुझसे मिलाना था, कि मैंने जो आज तक बना के चल रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, वो सबको तोड़ के एक नया सेल्फ बनाना। आई थिंक वही पर्पस था उस ब्यूटीफुल इंसान का जिंदगी में आने। क्योंकि अब हम लोग साथ नहीं है, हमारी बात नहीं होती, पर मुझे कोई शिकायत नहीं जिंदगी से, कुछ नहीं कि अच्छा साथ नहीं हो पाए एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। बट जो कुछ भी था बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और उसने बहुत कुछ दिया ना, I'll always be thankful to that person। और वैसे शायरी आई लाइफ में कि एक इंसान के लिए लिखना शुरू किया, फिर और लोगों ने सुना तो उन्होंने बोला अच्छा है, मैं बोलता था नहीं बेकार है, वो कहते थे नहीं अच्छा है। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके जो टीटीटी पे वो अली सेठी के साथ जो के गाने के साथ जो मैंने बना के रिसाइट किया था, आई रोट दैट इन 2015। और मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये अच्छी चीज है। ये मुझे कुछ दिग्गज दोस्तों ने जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लिखते हैं और जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने बोला यार ये अच्छा है। और वैसे ही सेल्फ डाउट से भरा हुआ इंसान में, हर चीज में सेल्फ डाउट के नहीं यार, नहीं मतलब और बेटर हो सकता है, अभी अभी वो बात नहीं है। तो वहां से ये चीजें उन्होंने, बहुत लकी था मैं कि दोस्तों ने ऐसे बोला कि नहीं यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम करो। और फिर वो किया, फिर टीटीटी पे आया, फिर जब मैंने रिस्पॉन्स देखा तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, यस यार आई कैन राइट, कि मैं अब ये वाला सेल्फ डाउट हटा सकता हूँ जो उड़ता पंजाब के बाद हटा था, कि यस आई कैन एक्ट। नहीं तो उससे पहले मैं एक्टिंग को भी एक बहुत बड़ा वो बना के रखता था कि यार वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, तुम ना तुम हो, तुम सही हो, पर तुम में वो बात नहीं है। तो उड़ता के बाद, होटल मुंबई के बाद और ज्यादा मैंने वो डाउट खुद से निकाल दिया यार, सेल्फ डाउट नहीं करना, कि आप ग्राउंडेड रहो,
आप इस चीज से अवेयर रहो कि तो आपको फेम मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, पैसा मिलता है, ये जिंदगी भर नहीं रहेगा। पर अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करो, ना अपनी मेहनत पे, ना अपनी टेंशन पे, ना अपनी किस्मत पे, कि वो जो अननोन चीज तो है। इतना सेल्फ डाउट इन द फर्स्ट प्लेस था क्यों यार? सेल्फ डाउट कैसे था? आई यूज्ड टू बी ओवर पैम्पर्ड जब मैं छोटा था, और अचानक दुनिया हिट की मुझे, मैं डिप्रेशन में चला गया बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू। कि मैं 2008 में सोचा था एक्टर बनूंगा, और एक्टर बनने के साधन क्या होते हैं कुछ पता नहीं था, कि ऐसे एक्टर कैसे बनते हो दिल्ली में बैठे बैठे, और कुछ होता नहीं था उस टाइम जिंदगी में, बस खाना सोना। और रिलेशनशिप वाइज भी एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, जो कि पता नहीं था टॉक्सिक है। हम दोनों को नहीं पता था, हम दोनों एक दूसरे के लिए इतने टॉक्सिक थे कि हम दोनों को नहीं पता था। अच्छा। और फिर खाता ही रहा मैं, सोने का मन बंद हो गया, रातों को जागता था मैं, फिर मुझे पता चला कि मैं इंसोम्नियाक हूँ शायद। देन आई स्टार्टेड थेरेपी तब। और ये सब कुछ मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन नहीं करना चाहता अभी। कि मुझे थेरेपिस्ट से बात करते करते पता चला कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने पोटेंशियल को यूज करना चाहता है, और जब उसका पोटेंशियल नहीं यूज होता तो वो एक कुकून में चला जाता है। और अगर एफटीआई हो जाता है लाइफ में, तो शायद चीजें बदलेंगी। एंड luckily I cracked FTI. I worked really hard for it. My all India rank was 2, और सेना था। FTI का फाइनल ऑडिशन हुआ था, मैं बैठ गया था एक जगह पे, क्या मेरा तो नहीं होगा क्योंकि आई एम नॉट गुड इनफ। जब वहां पे रैंक्स आई, चीजें आई, एडमिशन हुआ, तो फिर वो पेज मैंने धीरे धीरे करके गिराने शुरू किया अपने आप से। पर सीरीज ऑफ अनसक्सेसफुल इवेंट्स होते हैं लाइफ में, इट कम्स बैक बिकॉज यू हैव अ हिस्ट्री। मतलब ये इट्स लाइक वो वाली भूतनी है जो बचपन में चिमड़ी थी पर आपका पीछा नहीं छुड़ती, तो ना हर पूर्णमासी की रात को वो आएगी। पर उससे मतलब डरते रहते हैं। हाँ। तो मतलब ये मुझे तो नहीं पता था, एंड आई एम श्योर मैं इस बात के लिए बोल सकती हूँ सबके लिए कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इस इमारत के पीछे बहुत सारे ऐसे टूटे हुए पत्थर भी हैं, और हर इमारत के पीछे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम बात नहीं करते उसके बारे में, वो एक बहुत डिफरेंट चीज है। बिल्कुल। अच्छा, तो कमिंग बैक टू इश्क, मैं उससे कुछ रिलेटेड नहीं पूछूंगी, पर मैं ये पूछूंगी कि are you an old school soul? I hope I'm getting that right, the phrase, because I am, और मुझे वो phrase याद नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। ये पता नहीं यार, मैं बहुत सारी चीजों में बहुत मॉडर्न भी हूँ। हाँ। कि बहुत सारी चीजों में मैं ये भी समझता हूँ कि मेरे व्यूज बहुत अलग हैं, बहुत आजकल के हैं। मैं आजकल के रिलेशनशिप समझ जाता हूँ, मैं आजकल के प्यार भी समझ जाता हूँ, कि इमोजीज वाला लव भी मुझे समझ में आता है, और चिट्ठियां लिख के दे दो और जवाब का महीनों इंतजार करते रहो, वो भी समझ में आता है। तो ओल्ड स्कूल तो सिर्फ ओल्ड स्कूल सोल हूँ पता नहीं, पर मतलब जैसे पेड़ होता है ना, जैसे कि किसी जमाने में किसी ने बीज बोया हो जिनसे जड़ें निकलनी शुरू हुई, फिर किसी जमाने में पेड़ उगना शुरू हुआ, फिर किसी जमाने में उस पे फूल आए, फिर पत्ते गिरे, फिर नए पत्ते। तो वैसा है कि मेरा शायद हर पार्ट किसी अलग जमाने का है। That didn't sound right, but yeah. हर पार्ट किसी दूसरे जमाने का है। हाँ मतलब अच्छा, कि कहीं पे मैं बहुत ज्यादा फील करता हूँ कुछ चीजों को लेके। जैसे पार्टीशन इंडिया का मेरे दिल के इतने करीब है, जैसा लगता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
वो मुझे ऐसे महसूस होता है कि जब मैं प्री पार्टीशन पंजाबी फोक सॉन्ग सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो बहुत अपने हैं ये गाने। और मतलब मैं पंजाबी हूँ उसका वो रीजन नहीं है, पर ऐसा लगता है ये गाने अपने के, ये टाइम मैंने जिया है। और फिर जब मैं रैप सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये टाइम भी मैंने जिया। अच्छा। तो मैं कभी भी अपने आप को किसी भी चीज की ब्रांडिंग नहीं करना चाहता कि मैं जितना ज्यादा कवाली पसंद करता हूँ उतना ज्यादा मैं डीप हाउस भी पसंद करता हूँ। और मुझे ये पर्सनालिटी की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो खुद में हो चाहे वो किसी और में हो। कि ब्रांडिंग मुझे किसी भी चीज की अच्छी नहीं लगती ज्यादा, कि एक इंसान एक ही तरीके का हो, वो यही सोचता है, उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे समझ ही नहीं आता। क्योंकि वो है ना कि आप तो फ्लूइड हो ना, आप तो बदलते ही रहोगे। और जहां आपके बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गए मतलब आप थम गए एक जगह पे, और जहां आप थम गए आप मर गए। निश्चित साहब की बात है ना। तो उन्होंने कहा था यही पूरी वाली जिंदगी है आप सीखते रहेंगे, जिस दिन आपको लगा कि भाई मैं ही हुकुम का इक्का हूँ, उस दिन आप सोच लीजिए कि आप मर गए। उनसे पूछा था कि आप कब तक रियाज करते हैं कितने घंटे, कहते जी जब जाग रहे होते हैं तब तक रियाज करते रहते हैं। सही है यार, उनका भी उनके जमाने में मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा तो वक्त भगवान दे देता कि जिंदा रह के कुछ तो देख ही लेते। ये मुझे बड़ा मलाल है इस जिंदगी का। यार मलाल तो काफी है यार, मलाल तो काफी है, रात बीत जाएगी मलाल के बारे में बात की तो। हर महीने कुछ ना कुछ नया दे देती है जिंदगी जिसपे आप मलाल कर सको, पर हर खुशियां भी महीने नहीं। मलाल होता है किसी चीज पर। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अब नुसरत साहब को नहीं देख पाए और इरफान चले गए, ऋषि जी चले गए, ऋषि जी के साथ मैं काम कर रहा था और वो लॉस इतना, लाइक इरफान सर का लॉस इट फेल्ट पर्सनल, ही वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट। ऋषि जी का लॉस वाज पर्सनल because I have been with that person, I've spent time with that person, and I was playing his on-screen son, so I shared a relationship with him on the set. So हाँ दुख तो काफी है, और साथ में आप अपने दुख देखो, दुनिया का दुख देखो जो दुनिया में अभी चल रहा है, पूरा कोरोना वायरस। कम थोड़ी ना कि कोरोना वायरस का की वजह से जो मौतें हो रही हैं वो तो अलग है, जो माइग्रेंट वर्कर्स मर रहे हैं, जिन लोगों के पास साधन नहीं है, जो लोग मर रहे हैं, वो तो हम तो और भी दुख है जमाने में मोहब्बत मोहब्बत के के सिवा राहतें और भी हैं वस्ती की राहत के सिवा। पर वुड यू से किसी को, अपने पुराने किसी आशिक को, कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग? वो तो आप मांग ही नहीं सकते यार, पहले क्या था वो तो याद ही नहीं। अच्छा। क्योंकि आप, मैं जब बच्चे को पहली बार पानी में डालते हो वो छटपटाता है, पर जब 10वीं बार डालोगे वो नहीं छटपटाएगा ना, उसको पता है पानी कैसा फील होता है। तो पहली सी मोहब्बत तो आप मांग ही नहीं सकते किसी से, क्योंकि वो हर दौर में आप अलग इंसान होते हो और हर दौर में आपको अलग तरीके से आप महसूस करते हो चीजें। और मतलब ये तो आप बेसिक किसी भी मतलब क्लीशे से क्लीशे गाना, चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियां पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। सही है। गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियां। अच्छा एनीवे, इट्स अ वेरी सेक्सिस्ट सॉन्ग, तो मैं नहीं गाऊंगी इस लाइव पर 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 यार मैं भूल गई। नहीं, हाँ मैं पूछ रही थी कि मुझे ये बताएं कि हम जब किसी चीज में, किसी सांचे में अपने आप को, किसी नए सांचे में अपने आप को ढालते हैं ना, तो हमें दुनिया से बहुत मुखालफत मिलती है, a lot of opposition from the world, कि आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कैसे बन गए हो, ये तो बड़ा फिल्मी तरीका है जिंदगी जीने का, ये है फलान है ढमकान है। So has that happened to you? हाँ बहुत ज्यादा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला, मैंने चीजों पे इंशाअल्लाह कब बोलना शुरू कर दिया कि, और वो चीज जब मैं वापस दिल्ली जाता था तो लोगों को बहुत ऑफ लगती थी, क्योंकि बहुत, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझसे पूछो। हाउस होल्ड जो मेरा है और जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उनके लिए उर्दू इज लाइक, अच्छा उर्दू उनको मतलब ये चीज कि बाय का मतलब, बाय को खुदा हाफिज ही बोलते हैं, ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता कि इट्स नॉट मुस्लिम, इट्स नॉट मुस्लिम। और फिर
मेरे लिए दुनिया को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं एथियस्ट भी अब बोलना छोड़ दिया क्योंकि इट्स टू मच एक्सप्लेनेशन, टू मच डिबेट्स, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मैं तो रिलीजन में वैसे भी नहीं मानता, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कि प्यार सबसे करो, सबके बिलीव्स की रिस्पेक्ट करो, पर आप वे ऑफ लाइफ बिना उसके भी सीख सकते हो, आप अच्छा इंसान बनना बिना उसके भी सीख सकते हो। तो ये चीज तो वो तो होता है यार, लोगों की रुसवाई तो मिलती है, और तो हर चीज में मिलती है। और फिर वो तुम पर बहुत तोहमतें भी लगाते हैं ना कि ये तो बड़ा फेक है, मुझे ये बहुत क्या तो करें बड़ा ना, फेक है। उनको सबको लगता है ना कि किसी को पता नहीं है कि चेंज को हम लोग ले नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि कोई भी चीज अगर बदली हो तो हमको लगता है ये या तो किसी के इन्फ्लुएंस में आया है, या इसने कहीं पे कुछ देखा है, या किसी को कॉपी कर रहा है, या फिर ये फेक। तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते उस चीज का। पर लोगों के बारे में तो मैंने ना तब सोचा ना अब सोचा कि जब मैंने ये लड़ाई वो क्लिनिकल डिप्रेशन से जीती थी, तब मैंने सोचा था यार मैं अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होने वाला हूँ, ना मैं किसी को ब्लेम करूंगा। और ये वही टाइम था जब मैंने इस राह पे भी चला था कि बैक इन 2010, इट्स बीन 10 इयर्स नाउ, जब मैं बिना किसी अलग एंटिटी पे डिपेंडेंट रह रहा हूँ, कि मैंने तब सोचा था यार आई वोंट ब्लेम एनीवन फॉर एनीथिंग। तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कि मैं अपनी जिंदगी खुद, हर डिसीजन खुद मेरे पे होंगे, मेरी चॉइस होगी, कि इवन अगर मैं किसी से इन्फ्लुएंस होके भी कुछ कर रहा हूँ तो वो मेरी चॉइस ही है, कि मुझे कोई, मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं चाहूँ तो मैं खुद को रोक सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं अपनी लाइफ का कोर्स बदल सकता हूँ। तो फिर वैसे जिंदगी चलाने लगे तो चीजें बहुत इजी हो गई यार, बहुत इजी हो गई। बहुत आसमान में देख के किसी को ब्लेम करते रहना कि यार इतनी मेहनत की मैंने, तुम्हारी वजह से देखो नहीं हुआ, तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए, क्या जरूरत है? अगर वो है उसको संभालने दो दुनिया में, तो उनका बोझ ही कम कर रहा हूँ। क्या बात है। तो मैं इसको शो की तरह देखती हूँ और 1 घंटे का लाइव सेशन होता है, तो वो जो है हमारा वक्त थोड़ा खत्म होने वाला है, लेकिन अभी हम, मैंने सोहेल को स्पेशली बोल दिया था। क्या बोला तुमने? पता भी नहीं चला। हाँ पता है। अच्छा, मुझे लगा कि अच्छा। तो हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये है कि वाओ, काश मुझे प्रोड्यूसर्स मिल जाए इस शो के लिए। बट नो, तो ब्रेक का मतलब ये है कि हम 5 मिनट में वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट द लाइव टू एंड अब्रप्टली, तो इसलिए हम 5 मिनट में वापस आएंगे और फिर हम सुहेल की लिखाई और मौसीकी और म्यूजिक और शायरी सुनेंगे। So you better keep everything ready, ठीक है? मैं पहले हाँ हाय संजना, हेलो अमर भाई, मैं लोगों को हाय बोल दूं, सब बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं यार मुझे ना, प्यार का तो मैं मुरीद हूँ। हम भी यार, हम सब एक ही, मुझे लगता है एक ही जात, एक ही कौम, प्यार की कौम है यार हमारी। तो जितना प्यार मिले उतना कम है, जितना प्यार दें उतना भी कम है। ठीक है? हाँ जी, सेव होएगी ये लाइव यूट्यूब IGTV पर, दोनों पर जाएगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाय भाई, सबको हाय बोलो। मैं हाय सान्या, सब लोग इतना प्यार। सबकी महफिल लगी पड़ी है प्राइवेट केबिन्स में। ठीक है जी, आपकी बदौलत तो हम वापस आ रहे हैं अभी 5 मिनट में। चले सोहेल ब्रेक पर? चलो ठीक है, पानी वानी पी थोड़ा। हाँ मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चले वापस आते हैं। ओके, सी यू। हाँ जी, ब्रेक हो गया है और हम आ गए हैं वापस। और हम ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए लेते हैं हमारे नैयर साहब को ऐड। ये पानी वगैरह सब हो गए। अच्छा, रॉन्ग एंगल ऑफ माय कैमरा। चलें, अब सीन सेट है, महफिल पूरा रंग जमा हुआ है। तो क्या मैं ब्रेक क्यों लेनी पड़ती है? वो इंस्टाग्राम बंद कर देता ना अपने आप। 1 घंटे का ना लिमिटेशन है लाइव का, तो वो क्रैश कर जाता है अगर ना करो तो। मेरे भैया का मुझे अभी फोन आया था। अच्छा। इसके बीच में कहता है यार तू तो बहुत अच्छा बोलता है।
मैंने यही कहा तो ऐसा ही है। है, आपने पहचाना ही नहीं मुझे। देखने वाली नजर जो है वो इंस्टाग्राम पे ही आती है फिर, हाँ असल में मतलब नहीं ये आती। ये वही कॉन्वर्सेशन भी नहीं है ना जो आप करते हो कि हमारा पंजाबी हाउस होल्ड है। हाँ हाँ हाँ, अब ऐसे हम अपने माँ बाप से तो नहीं बात करते, क्योंकि वो हमें कहेंगे कि 2 थप्पड़ लगा के कहेंगे अच्छा ज्यादा इंटेलेक्ट आ रही है। क्योंकि ये वैसी वाली चीज है कि मैंने आज तक देखा, और ये पता नहीं रेसिस्ट बात है नहीं, पर वैसे भी मेरा ह्यूमर थोड़ा डार्क और ड्राई होता है, तो अच्छा। मैंने आज तक बंगाली हाउस होल्ड्स में देखा है कि भाई क्या इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस होती हैं। होती है। और ये पंजाबी हाउस होल्ड, मैंने घर पे बोला था जब पहली बार कि आई थिंक आई एम डिप्रेस्ड, तो उनको भी नहीं पता वैसे उनका रिएक्शन था कि तो बेटा बाहर निकला करो ना, घर पे रहोगे तो डिप्रेस्ड ही रहोगे। उनको डिप्रेशन नहीं समझ आता कि क्या है। क्योंकि डिप्रेशन वैसे भी मोटा मोटी लोगों को समझ नहीं आता, पर उनके लिए तो वैसा वाला कंसेप्ट है ना कि यार मन नहीं लग रहा, डिप्रेस हो रहा हूँ। कि वो नहीं पता, वो शब्दावली नहीं पता। सेम, मेरी भी यही कहानी है। अच्छा, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो क्या हो गया, हमारे साथ बैठा तो कर, तू तो बैठती ही नहीं है हमारे साथ। आर यू साइकोलॉजिस्ट? सुसाइडल थॉट्स तो मैं कभी बता ही नहीं पाया था घर पे। हिम्मत नहीं होती है। और वो तो अब, और कमाल की चीज है वो निकल गए कि हम्म अचानक इतनी हिम्मत आ गई हम्म मुझ में कहीं से कि अब बड़ी से बड़ी चीज हो जाती है ना, मतलब सुसाइडल थॉट्स नहीं नहीं आते। आते, नहीं मतलब आते। क्योंकि मुझे पता होता है एक एक चीज मैं बहुत चौड़े होके बोलता हूँ, अगर मेरा दिल्ली वाला बाहर है तो बहुत ही चौड़ में आके एक चीज मैं बोलता हूँ कि नो मैटर व्हाट आई ऑलवेज बाउंस बैक। कि कितना भी कि कुछ तो है, अब ये क्या चीज कहाँ से ये हिम्मत आती है। कि कई बार ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया कुछ टर्न ऑफ इवेंट से जो मेरे फेवर में नहीं गए, पर बावजूद उसके मैं कुछ 4 दिन उदास रहूंगा, एक हफ्ते में मैं उस पूरी चीज को एग्जॉस्ट कर लूंगा, और फिर दोबारा से मेहनत शुरू, नए ख्वाब सजाने शुरू। तो ये सब है। सो और वो या उम्मीद हिम्मत कहाँ से आती है पता भी नहीं लगता। हाँ, और जानना भी नहीं है यार, मतलब जानना आती भी रहे नहीं। बस। मतलब वो कई चीजें होती हैं जिनके जिसमें ना मुझे वो इंटेलेक्ट लगाना ही नहीं है। कि मुझे पता है कि मुझे कभी कभी परफॉर्मेंसेस में भी किसी ने कभी कभी डायरेक्टर्स ने बोला कि यार ये कोई चीज तुम करते हो बहुत अच्छी होती है, कि एक पर्टिकुलर चीज है, एक ये तरीका बहुत अच्छा है। मुझे पता ही नहीं वो क्या तरीका है, ना मुझे जानना है, क्योंकि अगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है और कुछ अपने आप ऑर्गेनिकली हो रहा है तो वो होने दो। कि मुझे नहीं पढ़ना चीजों में। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे पहले एक वो उत्सुकता होती थी ना आप में कि ये जान लो वो जान लो इसके बारे में जानो, ये नॉलेज चाहिए। अब एक ना मेरी वो लेटिंग गो वाली चीज है कि यार ये नहीं जानना, मैं इसको छोड़ दो, ये इस चीज को हटा दो, इस बारे में मत सोचो। तो कुछ ये बहुत नया फेज चल रहा है which I've started liking and enjoying। और पता है कितनी सारी तुम जो जो चीजें बोल रहे हो, कितने लोगों के लिए, मेरे लिए तुम्हारे कितने बने हुए सांचे टूट रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। एक दूसरे पर की बात करने की यही जो है एक शफा होती है। मुझे ये वाली चीज, क्योंकि जो लोगों के प्री कंसीव नोशन होते हैं ना जब वो मुझसे मिलते हैं, मुझे तो उसमें ही बहुत मजा आता है, क्योंकि जिस तरीके की पर्सनालिटी मैं प्रोजेक्ट करता हूँ या जिस तरीके का, अब मुझे कोई कभी किसी पार्टी पे मिल जाए, मैं बोहेमिया पे नाच रहा होता हूँ कि पंजाबी में रैप करके मैं इधर उधर कूदता हुआ नाच रहा हूँ। तो वो इंसान एक इमेज बना लेता है कि ये अब, या फिर मैं काफी दिल फेंक किस्म का इंसान हूँ और मैं बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हूँ कई चीजों को लेके। तो जब मैं उन चीजों के बारे में ऐसे ही बात कर जाऊं तो लोग एक तरीके की इमेज बना लेते हैं, और फिर जब वो टूटती है तो मुझे वो मेरा पर्सनल मजा होता है, कि वो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे पता है इवेंचुअली टूटेगी अगर ये मुझे जानेंगे। पर जो वही वो है ना कि वो जानने का मौका किसे मिलता है किसे नहीं मिलता, वो वाली बात है यार, ये वो वाली चीज है ना कि इस मामले में मैं लकी रहा हूँ कि मेरे आसपास जितने लोग हैं वो वही हैं जो मैं चाहता हूँ मेरे आसपास रहें। कि कुछ कोई आसपास मेरे दोस्त, मेरी फैमिली,
नेगेटिव इंसान या कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास नहीं है, और वो लक है, मेरी माँ का प्यार है कि ऐसा कुछ है नहीं। So I'm happy. तो इसी बात पे कुछ हो जाए। तो यार जैसे मैं रिसाइट करता नहीं था चीजें, तो मुझे ऐसे याद नहीं होती, तो मैं देख के पढ़ लूं। चले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लैपटॉप यहाँ रखते हैं, फोन को भी चार्जिंग पे लगाते हैं, और ये भी मैं सीख रहा हूँ कि ना आपको याद भी करना पड़ेगा अगर आपने कुछ लिखा है। पर नहीं, पता है जब हम इतनी सारी चीजें लिखते हैं ना, तो पर उसका एक अच्छा तरीका, मेरा तो यही तरीका है कि मैं उसको मुसलसल पढ़ती हूँ, और फिर वो क्योंकि हमारे ही दिल में से निकली है तो ऑटोमेटिकली जो है उतर जाती है कहीं ना कहीं जाकर। पर अपनी चीजें याद करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो एक्चुअली ये चीज मैं भी करता था, और अभी मुझे याद है चीजें, पर पहली बार है ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो प्रिपरेशन अच्छी रहनी चाहिए ना। नहीं तो कुछ वर्ड इधर उधर भूल गया। इतना कोई FTI में नहीं हो जो इतना प्रेशर है। तो क्या कुछ भी सुना दूं? कुछ भी जो दिल में आए, जो दिल से निकले। ठीक है। हम तो मुरीद बैठे हैं यहाँ पर सुनने के लिए। तो फिर इंतजार नाम है इसका। ईशान। जब से कहा था शाम को आओगी, 5 बजते नहीं थे कि एक नजर घड़ी पे होती थी, एक नजर दरवाजे पे। इंतजार का भी अपना ही लुत्फ है, दर्द है पर मीठा है। क्या होता है? जैसा दांतों से होठ काटते हुए महसूस होता है, या फिर शरीर पर किसी का नाम गुदवाते हुए। क्या बात है। दिन बीते न जाने कितने दिन, अनगिनत दिन, न तू आई न तेरी खबर आई, भला तेरे वादे से अलहदा कैसी हुई सच्चाई। रोज शाम होती थी, उम्मीद पैदा होती थी, शाम ढल जाती थी, उम्मीद पर ना सोती थी। रात भर मेरे सिरहाने जागती थी, संग मेरे रोती थी। मैं आंखों को तकलीफ देता था, वो दिल की रकीब होती थी। एक दोपहर दिल में एक खुराफात जागी, घड़ी की सुइयां 4:55 पर रुक गई। वो क्या है ना, अपनी किस्मत खुद लिखने की आदत पुरानी थी। अब ना तो शाम हो पाती है, ना तेरे आने की उम्मीद टूट पाती है। चलो अब जब भी सूरत दिखाओगी, शाम होने में 5 मिनट बाकी होंगे। लगेगा मेरे बिना जी नहीं लग रहा होगा शायद, तुम तो वक्त से पहले ही आ गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। जो दिल से निकलती है ना, वो दिल पर लगती है फिर। हाँ, या अक्सर मुझे जो पोइट्री होती है कि उसमें मैं हमेशा मानता हूँ कि ना, दिल कि मैं कैसा भी लिखूं, कुछ भी लिखूं, अच्छा बुरा, वो एक अलग चीज है, वो होती दिल से। क्योंकि मैं बैठ के नहीं लिख पाता, मुझे वो आती है, कि मुझे आती है, और वो पूरा एक प्रोसेस होता है कि मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। कि जैसे एक छोटा सा कपलेट है, छोड़ना क्या हिसाब दूं, क्या याद आता है, उसके सुर्ख होठ या उन पर उस अकेले काले तिल की बगावत। क्या तो बात है। ये चीजें आप अगर वैसे महसूस ही नहीं करोगे, तो आप वोकैबुलरी में लिखोगे। और मैंने कभी अपनी वोकैबुलरी बांधी ही नहीं कि मैं उसका उर्दू शब्द ढूंढूं, या वो कैसे भी हो, जैसे ये लिखी थी इन्हीं पलों में। जब भी ऐसे किसी पहाड़ पर खड़े, खुले आसमान पर नजर जाती हो, गानों की प्लेलिस्ट में एकाएक फरीदा खानूम की गजल बज जाती हो, फोन पे वेदर वाली ऐप मौसम का तापमान 11 डिग्री दिखलाती हो, मोटे स्वेटर और ट्रेंच कोट के बावजूद ठंडी हवा गर्दन छू के निकल जाती हो। इन्हीं पलों में, बस इन्हीं कुछ पलों में तुम रोज से ज्यादा याद आती हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं ये बहुत तो बहुत अच्छे। मानता हूँ कि फीलिंग तो दिल से निकले, और दिल से निकल के आपको फील होना शुरू हो, और आपको लगे कि यार ये तो कहीं निकालना है, कहीं निकालना है। जरूरत बन जाती है ना वो। बहुत लोगों के लिए राइटिंग का ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये
मैं सोचती हूँ इस बारे में, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के लिए ये ख्वाहिश होती है, इट्स अ थिंग दैट यू कैन हैव, आई मीन इट्स अ वांट, इट्स नॉट अ राइट नीड। लेकिन जब तक वो तुम्हारे अंदर एक जरूरत नहीं बनेगी ना, खाना पानी तुम्हारे लिए जरूरत है, छत तुम्हारे सर पे तुम्हारे लिए एक जरूरत है, ऐसे ही जब तक लिखाई तुम्हारे लिए एक जरूरत नहीं बनेगी कि अंदर कुछ कुछ दबा हुआ लग रहा है, निकालना है इसको, so that is when writing really comes to you, and that is where शायरी really comes to you, I feel. मतलब ये भी मतलब ये मैं बोलूंगा मेरे जैसे लोग तो ऐसे ही हैं। अब गुलजार साहब जैसे अलग होंगे जो सांस भी छोड़ते हैं तो उसमें कुछ शब्द निकल जाते हैं और उनमें कुछ शायरी बन जाती है। तो पर उनका भी कभी ना कभी पहला कदम तो जरूर उन्होंने रखा होगा, और एक पूरी जिंदगी का सफर उन्होंने तय किया बिल्कुल ये बनने के लिए। बिल्कुल। तो मैं इसलिए कभी अपने आप को ऐसे राइटर नहीं मानता कि कहीं, और इसमें मैं मॉडेस्ट भी नहीं हूँगा, कई चीजें बहुत अच्छी निकल गई हैं जो मुझे भी ऐसे पढ़ के, मैं बहुत थर्ड पर्सन में अपनी परफॉर्मेंसेस या अपनी लिखाई या कुछ भी देखता हूँ कि कई चीजें मुझे लगता है कि यार नहीं सही है, मतलब कुछ तो है, कुछ तो सही नोट लग रहा है उसमें। तो पर फिर भी मैं खुद को नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बैठ के नहीं लिख पाता, मुझे बहुत कुछ फील करना पड़ता है और वो बहुत टैक्सिंग प्रोसेस होता है, बहुत टैक्सिंग प्रोसेस। मैं अली सेठी से जब बात कर रहा था तो मैंने उनसे उनकी एक गजल के बारे में बात की थी, उन्होंने कवर गाया था याद में तेरी। तो एक दिन मैं याद में तेरी सुन रहा था और मैं बता नहीं सकता वृंदा, मैं इतने मुझे हॉल पड़ रहे थे, इतने हॉल पड़ रहे थे कि मैं वेप कर रहा था उस टाइम पे। मैं कभी खिड़की पे जाऊं, कभी मैं बिस्तर पे बैठूं, मुझसे वो फीलिंग ही नहीं अपने अंदर से निकाली जा रही। देन आई रोट समथिंग, उस गजल से इंस्पायर होके देन आई रोट समथिंग, और उसके बाद वो चीज निकली और वो ऐसे बड़े दिल के करीब है और हल्का फील होता है ना, बहुत बहुत बहुत। मतलब सबसे बड़ी चीज ही लिखाई की ये है कि वो निकल जाता है। तो इस पे भी एक चीज मैंने लिखी है, मैं सुनाता हूँ। कितने सफ़े भरूं तेरी यादों के नगमों से, कैसे अश्कों की स्याही बनाऊं मैं। न जाने कितनी अनकही बातों ने घरौंदा बना लिया है किताब में टूटा फूटा सा। कहाँ कहाँ से मरम्मत कराऊं मैं, कैसे अश्कों की स्याही बनाऊं मैं। दिल किसके नाम लिख दिया है, आखिर किस किस को समझाऊं मैं। कुछ लिख देता हूँ तो दिल हल्का हो जाता है, कुछ लिख देता हूँ तो दिल हल्का हो जाता है। इस दिल का और कितना वजन गिराऊं मैं, कैसे अश्कों की स्याही बनाऊं मैं। बातें करता हूँ इश्क हकीकी वाली, बातें करता हूँ इश्क हकीकी वाली, हूं तो बस हार्ड मास का इंसान मैं, कैसे हर बार अश्कों की स्याही बनाऊं मैं। चलो थोड़ा दिल भारी रहने दो, कुछ यादें अंदर दबी रहने दो। सब यादें खर्च हो गई तो नई यादें कहाँ से लाऊं मैं, फिर कैसे बहेंगे अश्क जिनकी स्याही बनाऊं मैं। बहुत खूब, तो बहुत ये बहुत भी था, राइटिंग का द्वंद चल रहा था कि यार कुछ लिखा नहीं जा रहा, कुछ लिखा नहीं जा रहा, फिर मैंने ये लिख दिया था। तो यार मतलब कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। अब मुझे शर्म आ रही है। क्यों? ऐसे यार मैं ये चीजें किसी को नहीं सुना। पर पता है, मैं यही बोलने वाली थी कि मुझसे ना मेरे किसी दोस्त ने कभी पूछा था कि क्या तुम्हें, और ये एक बहुत पर्सनल चीज है, किसी को एक्सपीरियंस होती है किसी को नहीं होती है, कि क्या तुम्हें नंगा फील होता है लिखने के बाद, लाइक यू हैव नो क्लोथ्स ऑन योर बॉडी, और अगर तुमने किसी को वो दिखा दिया तो तुम शर्मसार हो जाओगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन आपके दिल से निकला है वो चीज। तो मुझे दिख रहा है, और इसलिए आई एम ट्राइंग टू प्रोसेस दिस अ लॉट मोर, बिकॉज आई नो कि वो कैसी फीलिंग होती है और वो किसी को सुनाना कैसी फीलिंग होती है। और पहले पता, पहले एक्टिंग में आती थी, पहले पहले अच्छा। जब परफॉर्म करते थे ऐसा लगता था नंगे हो रही हो। फिर आप वो नंगेपन को इतना अपना बना लेते हो कि अब आप कहीं भी किसी के सामने भी कैसे भी एक्टिंग कर जाते हो, आपको होता है हाँ यार सही है, काम है, कर लेंगे। तो आई थिंक ये भी हो जाएगा कि, क्योंकि पोइट्री तो मेरे लिए ऐसी है ना कि मेरी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जो मैं बहुत कम लोगों से शेयर करता हूँ।
तो अभी मैंने उसको बाहर निकालना शुरू किया और मैं इसको लेके बहुत सेंसिटिव हूँ कि यार नहीं नहीं नहीं। मेरी सीरीज आनी थी नेटफ्लिक्स पे हंसमुख, और मेरा टीटीटी ने पोम डाली और अली के साथ लाइव हुआ। मुझे उन चीजों की इतनी ज्यादा खुशी थी कि उस सीरीज की खुशी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैं हूँ और वो एक कैरेक्टर है। बस बहुत ज्यादा मैं हूँ, और वो मैं लोग दिखाने में बहुत डरते हैं। तो वो है ना कि फिर हिम्मत भी यहीं से आती है ना कि यार लोगों के बारे में ना तब सोची थी ना अब सोचना है कि हर चीज मैंने लाइफ में वही की है जिसमें लोग मेरी जगह हसाई हो, या लोग जब पहले पहले मैं लोगों को बताता था मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर हर्ष मोहन यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करते हैं, तो मैं अपने दोस्त की पार्टी पे उनसे मिला, तो उन्होंने बोला क्या करते हो, मैं एफटीआई में था, मैंने कहा एक्टिंग सीखता हूँ, तो ही लाफ्ड, कह रहा एक्टिंग में क्या सिखाते हैं एक्टिंग में क्या सिखाते हैं। फिर मैंने कहा यार सही है, अरे तो दुनिया मजाक उड़ाती है। पर तब मैंने वैसे रिएक्ट नहीं किया था, तब मैं बहुत बिटर हो गया था कि होगा डॉक्टर जो भी, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं। पर अब मुझे समझ में आता है कि लोगों को नहीं पता, और क्राफ्ट की भी इज्जत उस तरीके से हमारे देश में नहीं हो पाती, वो नहीं हो पाती क्योंकि तो क्योंकि उसको काम, हर चीज को एक काम की तरह कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है हमारी जिंदगी में, कि काम काम काम। लोग ये सोच ही नहीं सकते कि लिखाई, कला हमारे लिए रिहाई है, चाहे हमें रिहाई मिले ना मिले, रिहाई है। और लोग इतने ट्रैप्ड हैं अपनी जिंदगियों में कि उन्हें भी रिहाई चाहिए, लेकिन वो है कि उनको मौका नहीं मिलता जिंदगी में, तो इसलिए वो दे गो ऑन अ जेलस ट्रिप ऑल टुगेदर। ये मैंने समझाया कि इंसानी फितरत ये ऐसी है कि जब आप इश्क किसी के साथ करेंगे वो आपको गाली ही देगा कि अरे इतना वल्नरेबल होके कौन किसी से प्यार करता है, ऐसे नहीं होते, दुनियादारी सीखो। क्यों सीखनी है दुनियादारी? यार ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब लोग दूसरों के प्यार को क्रिटिक करते हैं, यार ये प्यार थोड़ी ना, प्यार ऐसा थोड़ी ना होता। तो मैं इन सब चीजों पे, और ये चीज मैंने तब रियलाइज की थी यही कि एफटीआई लाइफ में बहुत बेहतरीन चीज हुई यार। मैंने इतना कुछ एफटीआई में सीखा और रियलाइज किया, क्योंकि वो एक्टिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, वो आप कोई आर्ट ऑफ लिविंग टाइप का कोर्स कर लो, वो हमारी एक्टिंग एक्सरसाइजेस ही करा रहे होते हैं वहाँ पे। अच्छा। चाहे वो सदगुरु हो, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग जो भाई साहब चलाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सिर्फ हमारी एक्सरसाइज होती है, मिरर एक्सरसाइज होती है, ईगो ब्रेकिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, कि शेयर योर डीपेस्ट सीक्रेट्स वाली एक्सरसाइजेस होती हैं, कि आपको नंगा फील कराना एक पर्पस होता है। तो एफटीआई ने बहुत कुछ सिखाया, और तब हमारी एक क्लास हुई थी 9 इमोशंस की, इमोशंस इन एक्टिंग। तब हमें गुस्सा दिखाना था, प्यार दिखाना था, और अलग अलग इमोशंस दिखाने थे। तो गुस्से में हर किसी ने अलग अलग तरीके से कर दिया, डर में हर कोई अलग अलग तरीके से डर गया, प्यार सबका सेम था। तब मुझे चीज रियलाइज हुई कि यार इट इज एन इमोशन, और हर कोई अलग तरीके से फील करता है। कि मुझे जिस चीज से डर लगता होगा, शायद मेरी कॉकरोच को देख के जान निकल जाती है, वृंदा होगी वो कॉकरोच को देख के नहीं डरी, वो शायद ऐसे उठा ले। तो प्यार में हम इतने, हमारा दिमाग क्यों बंधा होता है कि प्यार तो एक ही तरीके से होगा, कि यही प्यार सच्चा प्यार है। कि तो इसीलिए मैं अपनी लाइफ में जब ये समझने लग गया, तो मैं बहुत सारी चीजों से नॉर्मलाइज खुद को कर बैठा, कि लोगों का अपने पार्टनर पे फिजिकली चीट करना, जो कि गलत हो सकता है, सही हो सकता है, अपनी चॉइस हो सकती है, कि आप किसी का दिल तोड़ रहे हो, कुछ भी हो सकता है, पर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ कोई आपसे प्यार करते हुए भी ये गलती कर सकता है। एंड इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ कैरेक्टर ऑल्सो, कि आप किसी को, किसी भी चीज को किसी लेंस से नहीं देख रहे हो। तो जब मैं होटल मुंबई तभी कर रहा था, मुझे वो आदमी टेररिस्ट दिखाई नहीं जो मैं प्ले कर रहा था। वो पहले पहले वैसा दिखा था, पर जब मैं उसको प्ले कर रहा था तो मैं मिशन पे हूँ यार, और मैं तो बहुत नेक काम कर रहा हूँ, दुनिया नहीं समझ सकती। तो कमिंग बैक टू लव, प्यार एक ही तरीके से नहीं होता है, मतलब और किसी से वो तरीका पूछोगे वो भी नहीं बता पाएगा कि तरीका क्या है।
वो सब उसी चीज में फंसे रहते हैं ना, जो फिल्मों में देखा, जो किताबों में पढ़ा, जो दोस्तों से सीखा कि हाँ यही प्यार है, कि if you know he is not replying to your messages, that means he is not interested, says boy bye. तो क्योंकि कोई नहीं समझता, शायद वो भी अपनी जिंदगी में कोई जद्दोजहद में हो, बहुत वो बहुत उसको ढूंढ ले, वो गनीमत है, तुम्हें कहाँ से ढूंढेगा। कार्ल जंग एक राइटर है, उनका एक कोट है कि there are no bad people in this world, there are just bad stories that have made them bad, just bad circumstances। हालात का पूरा खेल है यार, हालात मुझे किसी का कत्ल भी करा देगा, हालात मुझे किसी से प्यार भी करवा देगा, बात वही है। सही बात है। पार्टीशन में जिन लोगों ने अपने पड़ोसियों को मारा था, वो पड़ोसी थे यार, जिंदगी भर के पड़ोसी थे। वो क्या जुनून है, वो क्या फितूर है। और मुझे यही रोना है कि काश हम में वो जुनून प्यार के लिए होता, काश हम में वो जो फितूर होता है ना, हमारी इज्जत, कि अगर हमारी बेटी किसी दूसरी कास्ट में शादी करना चाहे तो ये हमारे ऑनर के खिलाफ है। क्या पर शायद काश इसका ऑपोजिट होता, कि अगर हमारी बेटी दूसरी कास्ट में शादी करना चाहती है तो हमें फितूर है कि हम उसकी शादी करवाएं, हमें जुनून है कि उसकी शादी होनी चाहिए, हमारे बच्चे को वो मिलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे बच्चे के लिए क्या बेहतर है, उसको पता है जिसकी जिंदगी है, हम बस हिस्सा हैं। बिल्कुल। और ये सब रिश्ते नाते अगर ऐसे लोग समझने लग जाए ना कि दूसरे इंसान को इंडिविजुअल, कि आप एक इंडिविजुअल हैं, और ये बहुत मुश्किल होता है स्पेशली हमारी जैसी कंट्री में, जहाँ पे पेरेंट्स भी एक गिल्ट ट्रिप के साथ जीते हैं, बच्चे भी एक गिल्ट ट्रिप के साथ बड़े होते हैं। फैमिली, अपने घर से मूव आउट करना एक ऐसी चीज होती है कि तुम फैमिली छोड़ दोगे, तुम अपने पेरेंट्स को अकेले छोड़ दोगे। और एक उम्र के बाद हमें यहाँ पे बोला जाता है कि बड़े बूढ़ों को सिर्फ भजन कीर्तन करना चाहिए, ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए यार? I would love to fall in love when I'm 60. I would love to experience that. कि क्यों हम लोग खुद, क्योंकि देखो दुनिया इतना आपको मारेगी, वैसे ही नेचर आपको वैसे ही मार देगी, जितना हम नेचर को खराब कर रहे हैं, चीजें वैसे ही पता नहीं कैसे होंगी। इंसान तो इंसान का दोस्त बना रहे ना, कि आप क्यों किसी को वंचित कर रहे हो कुछ भी महसूस करने से? उनकी जर्नी उनको जीने दो, आप देखो, आप देखो। और यही सब चीजें सोचता रहता हूँ मैं क्वारंटीन में। और मैंने इसीलिए पहले इतवार शुरू किया ताकि हम साथ में सोचें इंटरनेट पे। बहुत सही। बट अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि जानने का मन है, नहीं है? नहीं मतलब मैं तो बोल ही सकता हूँ, और अभी लोग भी हैं, शायुनी, हाय, रवीना, हेलो। तो अब जो यहाँ पर हैं, फिर उनको एक खास, मैं तो खास रिक्वेस्ट, दरखास्त ही कर सकती हूँ, और मुझे नहीं पता कि तुम पूरी करोगे या नहीं, बट तुमने मुझे एक बड़ा प्यारा सा कवर भेजा था अपने कैसियो पर बजाकर, तो कैन यू गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट? मैंने कवर भेजा था? हाँ, आई थिंक तुमने मुझे भेजा था जब हमने पहली बार। एक हसीना थी वाला? हाँ, पर मैं एक हसीना थी नहीं बोल रही, मैं जो भी तुम्हारा मन हो वो सुना दो। अच्छा, कीबोर्ड पे? आजकल मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ तो मैं गलत बजाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी रोशनी करने। बिल्कुल। मुझे सेटअप करना पड़ेगा, 2 मिनट दे विद मी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे रब्बा। अच्छा, ये टी शर्ट कहाँ से लिया है, लोग पूछ रहे थे। मैंने खुद बनाई है भाई। अच्छा, सुहेल खुद टी शर्ट्स बनाता है, तो इसलिए कांटेक्ट हिम, क्योंकि मैं भी करने वाली हूँ बहुत जल्द। मैं टी शर्ट्स खुद अपनी बनाता हूँ जो मुझे पहननी होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो चीजें मुझे पसंद होती हैं वो मिलती या तो नहीं है। बहुत महंगी होती हैं या मिलती नहीं है। दिल लगाएं कह रहे हैं लोग। दिल लगाएं?
हम्म। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या सही है। एक गाना है, मैं बजाने की बहुत कोशिश करता हूँ पर वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे, तो मैं ट्राई करता हूँ अगर अभी थोड़ा सा बजे, आप गेस बिल्कुल। करना कौन सा। अच्छा ठीक है। एक सेकंड। ठहर जाओ दिल ये संभल जाए। मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुझको भरूं, बिन बोले बातें, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। मुझे बहुत पसंद है ये गाना, मुझे भी बहुत पसंद। बहुत 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 अच्छा लगता है, और जिस तरीके से फिल्माया गया है वो और भी अच्छा लगता है। बहुत, क्या फिल्म थी यार, तमाशा। यार ये तो फुल एकदम बढ़िया महफिल जम गई यार, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा जाने का। मेरे को ऐसे होता नहीं है कि मैं मेरी शो फैमिली इतनी क्यूट है, मेरे मम्मी पापा भैया सब ऐसे प्यार 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 किसियां भेज रहे हैं। अभी भी वो सब देख रहे होंगे ना। पर बहुत बढ़िया, फिर बैकग्राउंड में मैं नहीं तो बजाता ही रहूंगा। पर अब अगर हमें अ, अब इसको एक अंजामी महफिल पर लाना है तो बटालवी बटालवी का जो पोस्टर पे हमने दिया हुआ है कि पूछते हो हाल फकीरा था, वो तो बनता है। गा दो, सुना दो, जो यार मैं मर्जी। गा नहीं सकता, यू नो, आई वुड सुना लव दो। टू। मेरी, एक सेकंड, मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। हम्म। ओहो, बड़ा काम करांदी पई हां मैं। ओ नहीं, कोई गल नहीं, वैसे ही क्वारंटीन में क्या ही काम है हमें। तो मतलब ये मैं चाहता हूँ कि यार इसके बारे में ना बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं इस चीज से रिलेट करता हूँ जो बटालवी साहब ने लिखा है कि पुछते हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जूनी आया दा, साडा दिल जलियां दिल गीरां दा, कि पुछदे हो हाल फकीरां दा। तो इससे मैं इतना ज्यादा रिलेट करने लग गया क्योंकि ये आदमी सिर्फ पेन के बारे में बात कर रहा है कि पेन ने आपको क्या कुछ दिया और पेन से आप कितने ज्यादा निखरे हो। तो
इसमें जो ये वाली लाइनें हैं, ए जान दिया कुछ शौक जेहे रंगा दाई ना तस्वीरां हैं, ए जान दिया कुछ शौक जेहे रंगा दाई ना तस्वीरां हैं, जद हट गए सी इश्के दी मुंड कर बैठे तस्वीरां दा, ओ की पूछते हो हाल फकीरां दा। तो इसमें ये बोल रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि एक तो पंजाबी में, तो मैं साथ साथ लोगों को बताता जाऊं कि इसमें वो इंसान बोल रहा है कि यार मेरे लिए पिक्चर्स फोटोग्राफ्स कुछ नहीं थी, वो बस एक कोलाज था कलर्स का। पर जब मुझे प्यार हो गया ना, जब मैं इश्क के हत्थे चढ़ गया, तब मुझे मोल समझ में आया तस्वीरों का क्या होता है, कि हाउ इम्पोर्टेंट आर फोटोग्राफ्स। ये प्यार में पढ़ के समझ में आया। तो अगली जगह पे वो बोलते हैं कि तकदीर ता अपनी सोकण सी तदबीरां साथों ना हुईयां, तकदीर ता अपनी सोकण सी तदबीरां साथों ना हुईयां, तदबीरां साथों ना हुईयां, ना चंग छुटिया ना कन पाटे, ना चंग छुटिया ना कन पाटे, चुंड लंघ गया इंज हीरा दा, की पुछते हो हाल फकीरां दा। अब इसमें वो इंसान ये बोल रहा है कि यार तकदीर तो कभी मेरे फेवर में नहीं थी, और मुझे ये बात आज तक समझ ही नहीं आई कि तकदीर क्यों नहीं मेरा फेवर में थी, और चीजें मुझे समझ नहीं आई। ना चंग छूटा, अब ये बात कर रहे हैं रांझे की, कि रांझा जो था, चंग पंजाब पाकिस्तान में एक जगह है, कि दिल्ली में भी बहुत लोग इनको झांगी बोलते हैं कि तुम झांगी हो झांगी, और सब उनके एंसेस्टर्स झंग से आए थे। कि ना झंग छूटा ना कन पाटे, मतलब ना कान छिदवाए, क्योंकि रांझा जोगी हो गया था, उसने कान में रिंग्स डाली थी। कि मतलब ना मैं अपनी जगह छोड़ पाया, ना मुझे ऐसा प्यार मिल पाया, कि झुंड हीरो का ऐसे ही निकलता रहा। तो इसमें नेक्स्ट वो बोलते हैं, अरे यार मैं एकदम ब्लैकआउट हो गया। अरे कोई, थैंक यू भगवान आपको कोई बताओ, बोलो। बहुत बहुत सद्बुद्धि दे, माँ बहन की गालियां। थैंक यू। डोंट रिस्पॉन्ड, डोंट या रिस्पॉन्ड। मैं आई डोंट रिस्पॉन्ड एनीवे। मैं तो ये याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगला क्या था। तो मैं इसका लास्ट वाला बता देता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कि मेरे गीत भी लोग सुनींदे ने, नाले काफिर आँख सदींदे ने, मेरे गीत भी लोग सुनींदे ने, नाले काफिर आँख सदींदे ने, नाले काफिर आँख सदींदे ने, मैं दर्द नू काबा कै बैठा, मैं दर्द नू काबा कै बैठा, रब ना लिख बैठा पीड़ा दा, की पूछते हो हाल फकीरा दा। अब ये बहुत ज्यादा, मतलब ये अपने आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि लोग मेरे क्या लिखा है यार, गाने क्या भी सुनते हैं, मुझे दिमाग है। काफिर भी बोलते हैं। काफिर होता है जो खुदा में भगवान में नहीं मानता, पर मैं तो दर्द को काबा कह बैठा हूँ, मैं तो पेन को रब कह बैठा हूँ। तो ये कितनी ब्यूटीफुल चीज है, और ये घूम फिर के वहीं पे आ जाता है जो हमने पहले बात की थी, कि हमने जो इसके बारे में पहले बात की थी, कि जब प्यार है, जो इश्क है, वही खुदा है। तो आप कोई भी शायर उठा लो, किसी भी भाषा में उठा लो, आप नेरूदा से लेके, आप गालिब से लेके, आप पुश्किन से लेके, किसी को भी उठा लो, सब एक ही बारे में बात करते हैं कि भाई अगर इश्क है तो खुदा वही है। सो या दैट इज ब्यूटीफुल। इट इज सो ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि घर अभी में फट जाएगा, इतना खूबसूरत है ये। और वो बटालवी साहब का वो इंटरव्यू भी है ना, जिसमें उनसे पूछा था, और मुझे ऐसे लोग बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ऐसी पर्सनालिटीज जो ना खुद को सीरियसली नहीं लेते, कि उनसे
पूछा बंदे ने कि तो आपका कभी दिल टूटा? कहता दिल क्यों टूटना, कि मोहब्बत मुझे इतनी मिली है। कहता कोई खास तरीके की मोहब्बत? कहता वो तस्वीर बनी नहीं मुझसे, किसी की उंगलियों से प्यार था, किसी की आंखों से, किसी की बालों हाथों से। से। तो ये चीज अपने में इतनी ब्यूटीफुल चीज है जिसमें, और वो वाली लाइन थी जो बहुत ही रिलेटेबल लाइन है कि सानू लखां दा तन लब गया पर एक दा मन भी ना मिलिया, क्या लिखिया किसे मुकद्दर सी हत्थां दी चार लकीरां दा। और ये तो यार लाइफ में मेरे साथ बहुत हुआ ही है कि इन द सेंस आपकी लाइफ में बहुत लोग आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, कुछ यादें छोड़ जाते हैं, कुछ अपनी आदतें छोड़ जाते हैं, पर मन नहीं आपको बार बार मिलता, कि वो मन मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और मुझे लगता है कि मेरी तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं इस लाइफ पर। अरे मैं भी और बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं इतना भरा बैठा था ऐसा क्वारंटीन में। हल्का महसूस कर रहे हो? अरे मतलब आई फील गुड, मतलब अगर मैंने गा दिया ना तो मतलब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि गाने जैसा जुर्म मैं कर नहीं सकता, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड लिसनर। आई नो कि मेरे से ज्यादा ऑफ की कोई नहीं हो सकता, पर उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने हल्की आवाज में थोड़ा थोड़ा स्केल नीचे करके गा दिया था। अभी तो अब तो सिंगिंग करियर शुरू हुआ है, अब तो अगले नज़में सब भेजी जाएंगी कि भाई इसको कंपोज कीजिए प्लीज। मैं भेजूंगी सबसे पहले अपनी कोई गजल कि इसको कंपोज कीजिए प्लीज। बिल्कुल जी बिल्कुल। But you know, I am so happy that we did this finally. या सीरियसली, मतलब मुझे भी लास्ट टाइम ये बहुत चीजें बहुत खराब आज थी, सुकून की हम नींद कर नहीं आएगी। पाए, ये बहुत ही सुकून मिला ये सब करके, ये बातें करके और चीजें शेयर करके। और मैं बीच में ये भी सोच रहा था कि यार मुझे नहीं बताना ना, लोगों को नहीं दिखाना, बिकॉज ऐसा तो नहीं है मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी 40-50 लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, साथ में चीजें देख रहे हैं, कुछ लोग प्यार कर रहे हैं, कुछ एक एक बंदा गालियां भी दे रहा है। तो मुझे था कि किसी को क्यों ही बताना ना कि मैं क्या सोचता हूँ, कि उसकी भी क्या जरूरत है। बट फिर मैंने सोचा कि करते ही हैं, क्योंकि ये थेरेप्यूटिक तो है और ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा भी गया। सो शुक्रिया। चलें फिर, शुक्रिया बाय बाय। आपका कि आपने इस नाचीज को, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बोल रहे थे इस सो नाचीज थैंक को। यू फॉर एवरीबॉडी हु जॉइन, बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, कहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। हम सिर्फ प्यार को देखेंगे क्योंकि हमें बहुत मिला है इस पर। और बस मेरी यही तमन्ना है, ख्वाहिश है कि आप खुश रहें और सुकून से आपकी ज़िंदगी बसर हो, और किसी राह पर टकरा जाएं तो बड़ी खुशकिस्मती होगी। बिल्कुल। थैंक चलें, यू सो मच। अपना थैंक यू। ख्याल रखें, हाथ धोते रहें, बाहर मत आप भी, निकलें। आप भी, आप भी। और अपने मन को सुकून मंद रखें। हाँ जी, ठीक है वो जी, बहुत जरूरी चलें चलें। है। ओके, खुदा ओके, हाफिज। बाय, खुदा हाफिज। हाँ जी, तो मैं बहुत माजरत चाह रही हूँ कि मुझे ये ख़त्म करना पड़ा, लेकिन क्योंकि इंस्टाग्राम की कुछ पाबंदियाँ हैं, तो इसलिए किसी दिन तफसील से बैठकर बातचीत दोबारा होगी। अगले संडे एक नए इंसान के साथ बातचीत होगी। तो मेरी बस आपसे यही इल्तिजा है कि सब घर में रहें, सब ख्याल रखें अपना और अपने आसपास लोगों का, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और हाँ, हम तो खिदमत सुखन के लिए बैठे हैं यहाँ पर, जितना हो सका ज़रूर करेंगे। ठीक है, नमस्ते, सलाम, टेक केयर।